तो कहानी की शुरुआत डंजन्स के बारे में बताने से होती है कि डंजन्स अंडरग्राउंड लेबिरिंथ्स को कहा जाता है जो कि कभी भी और कहीं पर भी अपेयर हो जाती हैं और इन डंजन्स में बहुत ज्यादा डार्क एनर्जी पाई जाती है और जैसे जैसे एक डंजन में डार्क एनर्जी बढ़ती रहती है वो डंजन्स भी और भी ज्यादा खतरनाक होते जाते हैं और ये डंजन्स हर वक्त मॉन्स्टर्स से भी भरे रहते हैं और डंजन को क्लियर करने के बाद डंजन के कोर में एक आर्टिफैक्ट होता है और जो डंजन बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं उस डंजन में मिलने वाले आर्टिफैक्ट उतने ही ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं और शायद इसी वजह से हर किंगडम आजकल अपनी प्रजा की भलाई पर ज्यादा ध्यान न देते हुए सिर्फ उन डंजन्स और उनमें मिलने वाले प्रीशियस आर्टिफैक्ट पर ध्यान दे रहा है। जिसके बाद हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोई कह रहा था अपनी शील्ड को घिसना बंद करो और तुम जो पीछे वाले लोग हो अपनी फॉर्मेशन बनाई रखो और जैसे ही कोई बंदा किसी फ्लावर को छूने वाला होता है तो उसे किसी से वार्निंग मिलती है कि उस फ्लावर को बिल्कुल भी हाथ मत लगाना क्योंकि उसे छूने पर वो पॉइजन नीडल शूट करता है और उस एक ही अटैक में तुम मारे जाओगे। इस वार्निंग को सुनकर वो नाइट काफी ज्यादा डर जाता है और अपने हाथ पीछे कर लेता है और ये सब कुछ उन्हें हमारी कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट बता रहा होता है जिसका नाम है स्केच और अपना स्केच एक एक्सप्लोरर है और स्केच उन नाइट्स को बता रहा होता है कि डंजन में जाकर कोई भी ऐसा काम मत करना जिसे करने से मैंने तुम्हें मना किया है। और उसके पीछे वाला नाइट भी उसे यही कह रहा था लेकिन अपने अंदाज में और अचानक से एक वॉरियर स्केच को आवाज लगाता है कि क्या यही वो जगह है तो स्केच अपने सामने उस डंजन को देखते हुए कह रहा था हाँ यही वो डंजन है जिसे इस किंगडम की सबसे पहली डंजन माना जाता है। और ये बंदा अपने आर्मी के कमांडर को कहता है वॉलस्टॉक सभी नाइट्स को कुछ खाने पीने को दो और हर पल चौकन्ने रहना क्योंकि हम इस डंजन में बहुत जल्द जाने वाले हैं। तो उसका कमांडर कहता है आपका हुक्म सर आंखों पर जनाब। और वो पर्सन अभी भी कह रहा था हमें यहाँ पर पहुँचते पहुँचते पूरा हफ्ता लग गया है और मैं नहीं चाहता कि घर पहुँचते पहुँचते मैं एक और हफ्ता जाया कर दूं और इतने में मेरे दो बड़े भाई मेरे खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं तो हमें टाइम जाया नहीं करना। और उस पर्सन को देखते हुए पीछे खड़ा स्केच भी अपने मन में सोच रहा था ये बंदा सच में कोई बड़ी तोप है इसीलिए तो अपने साथ इतनी बड़ी आर्मी लाया है और मुझ जैसा एक ए रैंक का एक्सप्लोरर हायर किया है बड़ा पैसे वाला लगता है। और उस डंजन को देखते हुए अपने मन में सोच रहा था इस तरह की एक डंजन में जिसमें क्लास ए के डेंजरस बीस्ट पाए जाते हैं इनमें नॉर्मली तो मैं नहीं जाता लेकिन इस तरह की इतनी बड़ी आर्मी ट्रूप के साथ अंदर जाना सेफ रहेगा। जिसके बाद स्केच अपनी एक एक्टिव स्किल पाथ फाइंडिंग को इस्तेमाल करते हुए अपने मन में सोच रहा था मुझे हमेशा पता होता है किसी भी डंजन के कोर तक जाने के लिए सबसे सेफ रास्ता कौन सा होता है और इसी वजह से मुझे ए रैंक का एक्सप्लोरर बनाया गया है। और फिर हमें स्केच की एक और एक्टिव स्किल के बारे में पता चलता है एनिमल इंस्टिंक्ट और इस एबिलिटी की वजह से यूजर की किसी भी चीज को महसूस करने की सेंसिटिविटी मैक्सिमाइज हो जाती है। और स्केच अपनी एबिलिटीज को यूज करते हुए अपने मन में सोच रहा था मेरे पास एक सुपर ह्यूमन एबिलिटी है कि मैं साउंड वेव्स और वाइब्रेशन को डिटेक्ट कर सकता हूँ। मेरी ये स्किल किसी सोर्सरर की ऑल सीइंग आई की तरह इस्तेमाल आती है और शायद इसी वजह से मुझे एक एक्सेप्शनल एक्सप्लोरर कहा जाता है। और हम देखते हैं कि स्केच को उस डंजन की हर छोटी छोटी चीज नजर आ रही थी और स्केच के पीछे खड़े कुछ नाइट्स बातें कर रहे थे मैं इस एक्सप्लोरर को बिल्कुल भी नहीं जानता तो क्या हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। जिस पर उसके साथ वाला नाइट बताता है लॉर्ड गैरल्ड ने इसे हायर किया है तो ये ठीक ही रहेगा। और स्केच उन सभी लोगों को रोकते हुए कहता है राइट मैं आगे आगे चलता हूँ तुम थोड़ा पीछे पीछे आओ और फिर से उन सभी लोगों को वार्निंग देते हुए कहता है किसी भी ट्रैक को ट्रिगर मत कर देना क्योंकि जरा अपने सर के ऊपर देखो। और जैसे ही वो सभी लोग डंजन की छत पर देखते हैं तो पूरी छत नोकीले स्पाइक से भरी हुई थी जिन्हें देखते हुए नाइट्स कह रहे थे इसने तो छत की तरफ देखा भी नहीं तो इसे कैसे पता चला। और अभी भी स्केचो ने बता रहा था जैसे जैसे मैं अपना कदम बढ़ा रहा हूँ तो मुझे किसी स्प्रिंग के हिलने की आवाज आती है मुझे लगता है कि ये किसी टाइप का ट्रैप है क्योंकि ये डंजन काफी ज्यादा पुरानी है तो यहाँ पर कुछ एक्सप्लोरर्स अपने ट्रैप्स हटाए बिना ही स्वर्ग सुधार गए होंगे। और ये कहते हुए कि ग्राउंड्स पर ऐसी बहुत सारी प्लेट्स हो सकती हैं जिन पर अगर तुम्हारा पैर आ गया तो तुम भी स्वर्ग सुधार जाओगे। वहाँ से आगे बढ़ जाता है मगर स्केच की इस बात ने कुछ नर्ड्स को बहुत ज्यादा डरा दिया था और उन सालों की फटी पड़ी थी। और फिर स्केच बड़ी ही सावधानी बरतते हुए उस डंजन का मुआयना कर रहा था जिसके बाद स्केच अपनी अमेजिंग स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए सभी ट्रैप्स के बारे में पहले ही जान लेता था और उन सभी ट्रैप्स को खत्म करते हुए सेफली उन सभी लोगों को डंजन के हार्ट तक ले आता है जहां पहुंचकर वो अपने मन में सोच रहा था एक डंजन का हार्ट उस डंजन का लार्जेस्ट पार्ट होता है जिस जगह पर डंजन कीपर आर्टिफैक्ट को गार्ड करता है। और क्योंकि ना मैं कोई वॉरियर हूँ और ना ही कोई सोर्सरर हूँ तो इस
लास्ट ऑब्स्टेकल को मैं कभी भी अकेला पार नहीं कर सकता। और फिर कमांडर के पूछने पर क्या यही है वो जगह, तो स्टैच उसे बताता है हाँ हाँ यही है वो जगह। स्टैच की इस बात को सुनकर वो कमांडर अपने सभी के सभी अंडरलिंग्स को कहता है हम बहुत जल्द अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले हैं, तो फ्रंट लाइन को गार्ड करो। जिस ऑर्डर को सुनकर वो सभी के सभी नाइट्स अपनी फॉर्मेशन में आ जाते हैं। और फिर से वो कमांडर स्टैच से पूछ रहा था हम डंजन कीपर को कैसे समन कर सकते हैं, तो स्टैच अपने हाथ में एक पत्थर लेते हुए कहता है ये आसान है, हमें सिर्फ थोड़ा सा शोर क्रिएट करना है। ये कहते हुए वो उस पत्थर को फेंक देता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा शोर क्रिएट हो गया था। और स्टैच का ये करना ही था। उस डंजन के हार्ट में एक दरवाजे से बहुत ज्यादा जोर से किसी के दहाड़ने की आवाज आती है, और सिर्फ उस दहाड़ को ही ब्लॉक करने की वजह से उन नाइट्स की हालत खराब हो गई थी। और उस पावरफुल ऑरा को सेंस करके स्टैच और वो कमांडर बहुत ज्यादा सहम गए थे। और हमें उनकी तरफ एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बढ़ते हुए दिखाया जाता है, जो कि उन सभी लोगों को वहां पर देखकर गुर्रा रहा था। जिसे देखकर एक नाइट डरते हुए कहता है ये तो एक टारस्क है। और वो टारस्क जोर जोर से दहाड़ रहा था। और वो कमांडर सभी के सभी नाइट्स को हौसला देते हुए कहता है डरना बंद करो और अपनी फॉर्मेशन में रहो। मगर इतने में वो टारस्क अपने मुंह से फायर निकालते हुए उन पर हमला कर चुका था, जिस फायर अटैक को ब्लॉक करते हुए उन नाइट्स की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। लेकिन वो कमांडर अभी भी उन्हें हौसला दे रहा था कि अपनी शील्ड्स को बिल्कुल भी नीचे मत करना और जल्दी जल्दी एक शील्ड वॉल बनाओ। जिसे सुनकर वो सभी के सभी नाइट्स ऐसा ही करते हैं और एक शील्ड वॉल बना देते हैं, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि शील्ड वॉल ये एक ऐसी शील्ड होती है जिसे सिर्फ दो या दो से ज्यादा लोग बना पाते हैं। और ये शील्ड किसी भी फिजिकल और केमिकल अटैक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। और वो कमांडर सभी आर्चर्स को कमांड करते हुए कहता है आर्चर पीछे हट जाए और उस टारस्क के मुंह पर निशाना लगाओ। और इस कमांड को सुनकर वो आर्चर कहने लगता है उस टारस्क के गिर्द फ्लेम्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से इस एंगल से उस पर हमला करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और वो कमांडर भी अपने मन में सोच रहा था जितना मैंने सोचा था ये टास्क उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ तक कि मुझे तो कुछ नजर भी नहीं आ रहा। हमें किसी न किसी तरह करके उस टास्क के मुंह में निशाना लगाना ही होगा। इस सूरत में ये कहते हुए वो स्टैच को आवाज लगाता है कि क्या तुम अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए उस टास्क के मुंह पर निशाना लगा सकते हो। तो स्टैच कहता है वेल आज से पहले मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मगर वो कमांडर उसे कहता है मैंने कहा कि तुम कर सकते हो कि नहीं। जिस पर स्टैच अपने दांत पीसते हुए कहता है डैम इट, मुझे लगा नहीं था कि सिचुएशन इतनी खराब हो जाएगी। और अपने हाथ में एक क्रॉसबो लेते हुए अपने मन में सोच रहा था मैं स्टैच हूँ, एक ए रैंक का एक्सप्लोरर, मैं ये कर सकता हूँ। और उस टास्क के मुंह का निशाना लेते हुए अपने मन में सोच रहा था जैसा कि फ्लेम्स काफी ज्यादा फैल रही हैं, मुझे लगता है कि वो कहीं दरमियान में होगा। अपने मन में ये सोचते हुए वो उस तीर को शूट कर देता है, जो कि सीधा उस टारस्क के मुंह में जा लगा था। और इस कारनामे को करके स्टैच भी काफी ज्यादा हैरान था। और उस फैटल ब्लो की वजह से वो टारस्क काफी ज्यादा दर्द में कर्रा रहा था। और अभी भी वो कमांडर सभी नाइट्स को कह रहा था अभी भी फॉर्मेशन में रहना, क्योंकि ये टारस्क इतनी जल्दी मरने वाला नहीं है। और स्टैच भी कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था और बड़ी ही मुश्किल से अपनी जान बचा पाता है, क्योंकि वो टारस्क बड़ी ही गुस्से में स्टैच पर हमला कर चुका था। लेकिन स्टैच तो वहां से हट चुका था और उस टारस्क का वो फैटल ब्लो एक नाइट को लग चुका था, जिसकी वजह से वो नाइट काफी बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाता है। उसके उस हमले को डॉज करते हुए स्टैच भी अपने मन में सोच रहा था ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, मैं इससे बचने के लिए क्या कर सकता हूँ। और अब की बार जो एरोज उस टारस्क पर शूट किए जा रहे थे उन सभी का उस टारस्क पर जरा सा भी असर नहीं हो रहा था। और इस चीज को देखकर वहां पर खड़े कुछ नाइट्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। बट वो टारस्क स्टैच पर काफी ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि उसने उसके मुंह पर अटैक किया था और वो काफी गुस्से में उन सभी लोगों पर अटैक कर रहा था। जिसे देखते हुए कमांडर जोर से चिल्लाता है शील्ड बैश अटैक इस्तेमाल करो, क्योंकि इसकी स्किन काफी ज्यादा सख्त है। और वो टारस्क स्टैच को मारने ही वाला था और स्टैच भी काफी ज्यादा डर गया था और जोर जोर से चिल्ला रहा था मम्मी बचाओ। मगर इससे पहले कि वो टारस्क स्टैच को कुछ भी कर पाता, बहुत सारे नाइट्स अपनी स्किल शील्ड बैश को इस्तेमाल करते हुए उस टारस्क पर हमला कर देते हैं। और उस अटैक की वजह से टारस्क का ध्यान उन नाइट्स पर चला जाता है। और इसी मौके को देखते हुए वो कमांडर बड़ी तेजी से उसके पास आ जाता है और अपनी एक स्वॉर्ड स्ट्राइक से उसकी आंख को घायल कर देते हैं। और इसी के साथ साथ अपने नाइट्स को कमांड भी कर रहे थे कि एक बार और शील्ड बैश।
और वो नाइट्स भी ऐसा ही करते हैं, जिसकी वजह से उस टारस्क को बड़ा जोर का झटका लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है। और इसी मौके को देखते हुए वो पर्सन जिसका नाम लॉर्ड गैरल्ड है, वो अपनी स्वॉर्ड के साथ एक बहुत बड़ी जंप लगाते हैं और नीचे पड़े उस घायल टारस्क पर जोर से चिल्लाते हुए हमला कर देते हैं। और उस एक ही अटैक में उन्होंने उस टारस्क का खेल खत्म कर दिया था, जिसे देखकर स्टैच तो काफी ज्यादा हैरान था और कमांडर थोड़ा सा खुश था और अपने मन में सोच रहा था, फाइनली उन्होंने ये कर दिखाया। ये साला सिर्फ लास्ट अटैक करके बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और इस चीज को देखते हुए स्टेच अपने मन में सोच रहा था, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हमने इस डंजन कीपर को हरा दिया और अब फाइनली मैं उस चीज को देख पाऊंगा, द आर्टिफैक्ट। और अगले ही सीन में हमें उन सभी लोगों को बहुत सारे खजाने के दरमियान में से कहीं पर जाते हुए दिखाया जाता है, जहां अचानक से लॉर्ड गैरल्ड स्केच को कहते हैं, मैंने सुना है कि तुम एक टैलेंटेड ए रैंक के एक्सप्लोरर हो, मगर अभी तक तुमने कभी भी किसी डंजन को क्लियर नहीं किया, क्या ये बात सच है? तो स्केच कुछ जवाब नहीं देता और स्टेच के मुंह पर वो चुप्पी देखकर गैरल्ड समझ जाता है कि इसने सच में कोई डंजन क्लियर नहीं किया। और फिर स्टेच को कह रहा था, तुम ट्रैप्स को तो काफी अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हो, लेकिन तुम्हारे लिए असली प्रॉब्लम डंजन कीपर से लड़ने के वक्त आती होगी, ऐसा ही है ना? और ये बात भी सच होगी कि तुम पहली बार कोई आर्टिफैक्ट देख रहे हो और उस डंजन की कोर में एक अजीब सी दिखने वाली रिंग थी, जिसे देखकर सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और स्टेच भी उस रिंग को देखते हुए उसकी खूबसूरती में गुम हो गया था। और फिर गैरल उस रिंग के पास जाते हुए स्टेच को कहता है, क्या तुम इसे टच करना चाहते हो? तो स्टेच बोला, मगर सर आपको नहीं लगता कि मैं इस रिंग को लेकर भाग भी सकता हूँ? तो गैरल उसे कहता है, हाँ तुम चोरी कर सकते हो, लेकिन उसके बाद जो तुम्हारे साथ होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। और स्टेच अपने मन में सोच रहा था, हमारे एग्रीमेंट के हिसाब से इस आर्टिफैक्ट के अलावा इस डंजन में जितना भी खजाना है वो सब मेरे नाम हो जाएगा। एनीवे इस आर्टिफैक्ट के बिना भी वो सारा खजाना मेरे लिए बहुत है। और जैसे ही स्टेच उस रिंग को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ा रहा था, तो उस गैरल के मुंह पर एक ईवल स्माइल आ गई थी और स्टेच का वो रिंग पकड़ना ही था, उसे एक जोरदार झटका लग जाता है, क्योंकि अचानक से उसके अंदर बहुत सारी पावर्स जा रही थी, जिसे देखकर वो नाइट्स, कमांडर्स और लॉर्ड गैरल्ड सभी के सभी काफी हैरान हो गए थे। और स्ट्रेच की बॉडी वो पावर संभाल नहीं पा रही थी और डिकम्पोज होना भी शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से स्ट्रेच को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और आखिरकार दर्द के मारे नीचे गिर जाता है। और गैरल्ड को इस चीज का बिल्कुल भी दुख नहीं था और स्ट्रेच से माफी मांगते हुए कह रहा था, तुम्हें नहीं पता कि आर्टिफैक्ट के अंदर हर किस्म की नेगेटिव एनर्जी होती है और ऐसे ही उसे पकड़ लेने से तुम्हारी जान भी जा सकती है। और ये कहते हुए उसके मुंह पर एक अजीब सी स्माइल थी और स्टैच जिसकी पूरी बॉडी जल चुकी थी, वो अपने मन में सोच रहा था, इसने मुझे ट्रिक किया। और वो गैरल अपने पैर से स्टैच के हाथ पर जोर लगाता है, जिसकी वजह से उस बेचारे का हाथ ही अलग हो गया था। और वो गैरल बेशर्मों की तरह कह रहा था, मैं वो हर चीज नहीं भूलूंगा जो कि तुमने हमारे लिए की। और वो कमांडर स्टैच के पास बैठते हुए कहता है, मुझे लगता है कि वो कर्स ब्रेक हो गया होगा। जिस पर गैरल उसे कहता है, तो फिर सभी लोगों को कहो कि जाने के लिए तैयार हो जाएं। और जैसे ही वो उस रिंग को उठाता है, तो उस रिंग के अंदर से कुछ वेन्स निकल रही थी और अचानक से उस रिंग में से चिल्लाने की आवाज आती है और वो रिंग सीधे जाकर स्केच के हाथ पर चिमट गई थी, जिसे देखकर वो कमांडर गैरल्ड को वहां से हटने को बताता है और कुछ सिस्टम विंडोज ओपन होना शुरू हो जाती हैं कि एक सिग्निफिकेंट डेंजर डिटेक्ट हुआ है और एक्टिव स्किल ऑटोमेटिकली रिकवर शुरू हो रही है। और हम देखते हैं कि स्टैच की बॉडी दोबारा से रिकवर होना शुरू हो गई थी, लेकिन इस सब में स्टैच को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। और जैसे ही वो कमांडर स्टैच पर अटैक करता है, तो उसकी स्वॉर्ड एक इनविजिबल बैरियर से टकरा जाती है और इस चीज को देखकर वो कमांडर आर्चर्स को उस पर अटैक करने को बताता है, लेकिन उन एरोज का भी कोई फायदा नहीं था। और इस सारे प्रोसेस को देखकर गैरल्ड अपने मन में सोच रहा था, क्या ये कोई सिम्बियोटिक आर्टिफैक्ट है? और जहां पर गैरल्ड खड़ा हुआ था, उसके नीचे की जमीन टूटना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर कमांडर और गैरल्ड दोनों काफी हैरान हो गए थे। और कमांडर कह रहा था, ये पूरी जगह अभी कोलैप्स हो जाएगी, और होता भी कुछ ऐसा ही है। और इस चीज को देखकर वो कमांडर अपने लॉर्ड को वहां से भागने को कह रहा था, लेकिन गैरल्ड को तो वो वाला आर्टिफैक्ट चाहिए था। और अपने लॉर्ड की इस अड़ी को देखकर कमांडर एक स्क्रोल निकाल लेते हैं और गैरल्ड स्केच को देखते हुए अपने मन में सोच रहा था, मैंने इतनी मेहनत की और ये आर्टिफैक्ट किसी
किसी और के नाम हो गया है। ये कहते हुए वो गुस्से में स्टेच पर अटैक कर चुका था, लेकिन कोई उसका हाथ पकड़ लेता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि कमांडर था। वो स्क्रोल का इस्तेमाल करते हुए, जिसके अंदर एक टेलीपोर्टेशन मैजिक कास्ट हुआ था, उसे यूज करते हुए वहां से जाने लगते हैं। और जाते हुए गैरल्ट जोर जोर से चिल्ला रहा था कि मैं तुम्हें मार डालूंगा स्टैच। और हम देखते हैं कि स्टैच उस डंजन से नीचे गिर रहा था, और हमें कुछ सिस्टम विंडोज को दिखाया जाता है कि आर्टिफैक्ट मेमेंटो मोर्टरम एच एटलियर का पार्टनर बन गया है। और अगले ही सीन में हमें उससे बड़ी फटी पुरानी हालत में किसी नदी के किनारे पर बेहोश दिखाया जाता है, जहां जैसे ही उसे होश आता है वो सबसे पहले अपने मुंह से बहुत सारा पानी निकालता है, और उसके पास इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो उठकर नदी से थोड़ा सा दूर जा सके। और जोर जोर से हाँफते हुए अपने मन में सोच रहा था, कहाँ हूँ मैं, ये कौन सी जगह है। और दर्द से कराहते हुए अपने मन में सोच रहा था, मेरा पूरा जिस्म ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने उसे बहुत ज्यादा नोचा हो। स्टैच अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था, लेकिन अचानक से उसकी नजर किसी चमकती हुई चीज पर पड़ती है, जो कि कुछ और नहीं वही आर्टिफैक्ट था जो कि स्टैच के हाथ में डला हुआ था। जिसे देखकर स्टैच अपने मन में कहने लगता है, ये रिंग मेरे हाथ में क्या कर रही है। मुझे तो नहीं याद कि मैंने इसे अपने हाथ में डाला था। जो लास्ट चीज मुझे याद है वो ये कि उस बास्टर्ड गैरल्ट ने मुझे धोखा देकर इस रिंग का कर्स मेरे ऊपर डाल दिया था, मगर मुझे लगा कि मैं मारा गया। डैम इट, यहाँ पर हो क्या रहा है, कोई मुझे बताना पसंद करेगा। स्टैच का ये कहना ही था, उस रिंग में से एक बहुत बड़ा स्कल निकल आता है, जो कि कह रहा था, स्टैच एटलियर मेरे यूजलेस पार्टनर। और इस चीज को देखकर स्टैच काफी ज्यादा हैरान था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें लॉर्ड गैरल्ट को दिखाया जाता है। और सच में यार, इन सभी लोगों का नाम प्रोनाउंस करते हुए मेरी फट रही है, इतने अजीब अजीब नाम है। खैर, लॉर्ड गैरल्ट कह रहे थे, या सिर्फ हम ही सर्वाइवर हैं। और कमांडर के मुंह से हाँ का जवाब सुनने पर लॉर्ड गैरल्ट जोर से चिल्लाता है, नहीं। ज्यादा हो गया ना। और कमांडर लॉर्ड गैरल्ट को हौसला देते हुए कह रहे थे, काम डाउन काम डाउन काम डाउन लॉर्ड गैरल्ट, हम इससे भी कोई अच्छा आर्टिफैक्ट पकड़ लेंगे। तो गैरल्ट उस पर ही भड़कते हुए कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं इस सिचुएशन में काम डाउन हो सकता हूँ? और वाल्सटॉक, तुमने वो स्क्रॉल इस्तेमाल क्यों किया? और उसे कह रहा था कि वो सभी लोग बच सकते थे। और ये मत समझना कि इसे अपने नाइट्स की चिंता हो रही है, क्योंकि अभी तुम सभी लोगों को पता लगने वाला है कि मैंने ये बात क्यों कही। एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं तो कमांडर कह रहे थे, उन सभी लोगों को बचाने का कोई और चांस ही नहीं था लॉर्ड गैरल्ट। मेरा मतलब है कि रॉयल हाइनेस, यानी कि गैरल्ट इस किंगडम का प्रिंस है, जो कि फ्रस्ट्रेट होते हुए कमांडर के आर्मर पर मुक्का मारता है और थोड़ा दूर जाकर चिल्लाते हुए कह रहा था, मेरे भाइयों को प्रोबेबली इस बारे में पता था। मेरे साथ 2 नाइट्स के ट्रूप गए थे और मुझे उन सभी लोगों को किंगडम में सेफली लेकर जाना था, और यहाँ पर वो सभी लोग मारे गए। और फिर कमांडर को कहने लगता है, तुमने भी वो देखा था ना कि वो एक्सप्लोरर किस तरह दोबारा से रिग्रेस्ड हो गया, और वो आर्टिफैक्ट कोई ऑर्डिनरी आर्टिफैक्ट नहीं था और ना ही कोई पैरासाइटिक आर्टिफैक्ट था। जिस तरह उस आर्टिफैक्ट ने एक्ट किया, मुझे लगता है कि ये उसी टाइप का आर्टिफैक्ट है। अपने लॉर्ड की ये सारी बातें सुनकर कमांडर उन्हें कहता है, मैंने तो आज तक उस तरह का कोई आर्टिफैक्ट नहीं देखा और ना ही इसके बारे में सुना, और मुझे लगता है कि वो कोई पैरासाइटिक आर्टिफैक्ट था, ना कि कोई इंडिपेंडेंट आर्टिफैक्ट। तो गैरल्ट उसे बताता है, ना वो पैरासाइटिक था ना ही इंडिपेंडेंट था, वो था सिम्बियोटिक आर्टिफैक्ट। तो कमांडर काफी हैरान होते हुए उनसे पूछता है, ये कौन सा आर्टिफैक्ट होता है? तो गैरल्ट उसे बताने लगता है, मैं हैरान नहीं हूँ कि तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, क्योंकि ज्यादातर आर्टिफैक्ट्स को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, एक इंडिपेंडेंट और दूसरा पैरासाइटिक। और इंडिपेंडेंट आर्टिफैक्ट को सबसे ज्यादा जाना जाता है, और इस तरह के आर्टिफैक्ट काफी कॉमन है, क्योंकि ये आर्टिफैक्ट वो सब कुछ करते हैं जो कि उनका यूजर उनसे कराना चाहता है, और ये चीज उन्हें इस्तेमाल करने में काफी आसान बनाती है, किसी भी औजार की तरह। और दूसरी तरफ पैरासाइटिक आर्टिफैक्ट बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, फिर जैसे ही उसका यूजर मर जाता है तो वो आर्टिफैक्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इस तरह के आर्टिफैक्ट के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। मगर इन सब के अलावा भी आर्टिफैक्ट की एक और टाइप होती है जिसका नाम सिम्बियोटिक आर्टिफैक्ट है। और जैसा कि हमने देखा कि उस आर्टिफैक्ट ने उस एक्सप्लोरर को दोबारा से जिंदा कर दिया, तो वो आर्टिफैक्ट यकीनन उसी कैटेगरी में आता होगा। अपने लॉर्ड की ये सारी बातें सुनने के बाद वो कमांडर गैरल्ट को कह रहा था, मैंने भी देखा था कि वो दोबारा से रिवाइव हो गया था, मगर नो मैटर कि वो आर्टिफैक्ट कितना ज्यादा ताकतवर था, वो यकीनन सरवाइव नहीं किया होगा, क्योंकि हमारे वहां से निकलने
के बाद वो पूरी डंजन डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिसका मतलब है कि वो यकीनन मर चुका होगा। जिस पर गैरल कहता है, मैं भी होप करता हूँ कि वो मर ही गया हो, मगर अब हमें कैपिटल वापस जाना होगा और इस एरिया के गिर्द हर विलेज के अंदर जाओ और उस एक्सप्लोरर स्टेच एडलियर का वांटेड पोस्टर लगवाओ। और मैं बहुत सारी अटेंशन पाना नहीं चाहता, तो रिवार्ड ज्यादा हाई मत रखना, सिर्फ इतना रखना कि कोई बंदा हमें उसके बारे में रिपोर्ट करने के लिए आ सके। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि ये न्यू सीरीज आप सभी लोगों को काफी पसंद आई होगी, और अगर इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।